ईटी नाउ स्वदेश की टीम है देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार में, जहां पर हम ज्वेलरी मार्केट का मूड चेक करने आए हैं कि किस तरह की खरीदारी हो रही है, खरीदारों के लिए क्या सलाह है। तो चलिए चांदी की बात करते हैं, क्योंकि चांदी काफ़ी चर्चा में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त दिया। सर, ये दिवाली चांदी वाली क्या लग रहा है, ये चांदी वाली दिवाली है? ये सच में ये चांदी वाली दिवाली है कि इस बार चांदी में जो उत्साह हम लोग देख रहे हैं बायस के अंदर, वो हम लोग ने पिछले कई सालों में नहीं देखा है। इतने उछली स्तरों पे भाव होने के कारण भी जो कस्टमर्स में उत्साह है, जो खरीदी हो रही है, वो हम लोग खुद भी शौक है कि ये प्राइजेस में भी कस्टमर आ रहे, खरीद रहे, दे कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले साल दिवाली के आसपास 70,000 के आसपास चांदी का भाव था। वो चांदी बढ़कर 1 लाख के आसपास है। उसके बाद भी खरीदारी जबरदस्त। मुझे काफ़ी वक्त इंतज़ार करना पड़ा, फिर आपने वक्त दिया। क्या लग रहा है, चांदी इस बार रिस्पांस काफ़ी अच्छा है ग्राहकों का, और क्या खरीद रहे हैं ये भी बताइए। देखो, चांदी में सबसे अच्छी एक बात हुई है कि चांदी के ये स्तरों पे लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कि जैसे जैसे सोना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, चांदी अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये मन में है, ये सेटिस्फैक्शन भी है कि हम नीचे के भाव में चांदी ले रहे हैं, ऊपर लेफ्ट आउट रहा, और ऊपर जाने की काफ़ी जगह है। तो लोग जो भी आ रहे हैं वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जैसे पर्सनल कंजम्पशन में बोलना चाहूँ, पूजा की मूर्तियाँ हो गई, पूजा के बर्तन हो गए, खुद के लिए डिनर सेट्स हो गए, त्योहारों पे ड्राई फ्रूट बॉक्स काफ़ी लेते हैं ताकि मेहमान आते हैं तो उनको ड्राई फ्रूट के लिए वो सब होते हैं, पानी की ग्लास ट्रे और ग्लासेस हो गए जिसमें पानी सर्व करते। तो ये सब जो भी चीज़ हाउस होल्ड में जो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें यूज़ होती है, उसका काफ़ी अच्छा डिमांड है। एक खाली हमने जो ये पूरे ये सीज़न में, दिवाली के सीज़न में ये देखा है कि गिफ्टिंग डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है, मगर पर्सनल डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं है। यानी जो घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी खरीदारी इस बार चांदी में ज़्यादा हो रही है। गिफ्टिंग की डिमांड थोड़ी कम ज़रूर दिख रही है। क्या लग रहा है सर, चांदी के भाव जिस तेज़ी से बढ़े हैं, क्या लग रहा है कितनी तेज़ी की संभावना है? मैं शॉर्ट टर्म की बात आज नहीं करने आया हूँ, अगली दिवाली की बात करने आए हैं कि अगली दिवाली तक चांदी कहाँ तक जा सकती है, आपका टारगेट क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर दिवाली करीब 74,000 की थी, इस साल लाख रुपए, तो करीब करीब 35% चांदी बढ़ी है लास्ट ईयर के भाव से। हम लोग आने वाले साल में भी ये देख रहे हैं कि 20 से 25% तो मिनिमम ग्रोथ होएगी, मगर ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है कि चांदी एक वॉलेटाइल मेटल है। अगर सब लोग गोल्ड में कोई बड़ा करेक्शन आता तो चांदी भी फॉलो करेगी। तो एक साल का रेंज बता दीजिए, इस दिवाली से उस दिवाली के बीच में नीचे कहाँ, ऊपर कहाँ? हमें जो लग रहा है ऊपरी स्तरों पे 1.25 लाख बहुत जल्दी दिखेगा लोगों को। वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। निचली स्तरों पे 86 से लेके 90,000 के रेट पे आपको काफ़ी चांस मिलेंगे वापस बाइंग करने के। ओके, यानी वो एंट्री लेवल अच्छा मौका है। अगर बेहतर रिवॉर्ड चाहते हैं तो जितना नीचे खरीदेंगे उतना बेहतर है। सर चलिए प्रोडक्ट की बात करते हैं, खरीदारी की। आपके पीछे एक काफ़ी खूबसूरत प्रोडक्ट है, घड़ी है। सर इसकी कीमत क्या होगी सर? ये चांदी की घड़ी है? ये चांदी की घड़ी, ये पूरी कस्टमाइज करके हमने बनाई है। हम लोगों ने काफ़ी, जो ये बहुत अच्छा ट्रेंड चला लोगों के अंदर के, कैसे हम लोग चांदी की 8 पीसेस बना के डेकोरेटिव किसी के घर पे रख सकते हैं। तो जैसे ये पूरा पीस, ये करीब करीब 41 किलो की घड़ी बनी हुई है। 41 किलो की घड़ी है ये, 41 केजी। ये यहाँ पे वेट भी लिखा हुआ है, 41 केजी से भी ज़्यादा है, 41 केजी 151 ग्राम। तो इसकी कीमत अमूमन क्या होगी? यानी 41 लाख से ज़्यादा तो हो गई सिर्फ इसकी। ये अंदाज करीब करीब 55 लाख के आसपास प्राइस हो गए। होलसेल की प्राइस 55 लाख के आसपास। 55 लाख रुपए की घड़ी है ये। तो इस तरह के डिमांड भी हिंदुस्तान में, जिस तरह की लग्जरी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, इस तरह से लग्जरी आपको डेकोरेटिव आइटम्स की भी डिमांड बढ़ रही है। सर एक काफ़ी डेकोरेटिव मूर्तियाँ हैं, गणपति की मूर्ति है, साथ ही मोर भी है, इसके प्राइसेस क्या होंगे सर? देखो, अभी जैसे डेकोरेटिव पीसीज है ना, वो चालू होते हैं करीब करीब लाख रुपए से लेके मेरे पास 25 लाख तक पीसीज होते हैं। जैसे ये पीकॉक यहाँ पे देख रही है, ये करीब करीब 25 लाख के आसपास। 25 लाख रुपए का ये पीकॉक। और ये गणपति की मूर्ति ये 5 किलो 116 ग्राम, ये अंदाज करीब 6-6.5 लाख का पीस है। 6.5 लाख की ये गणपति की मूर्ति है। सर ये कितने कैरेट की होगी? मेरे पास जितना भी सामान है सब हम लोग चांदी में क्वालिटी में बहुत ध्यान रखते हैं। तो चांदी के हमारे जितने भी ग्रेड्स हैं सब हम लोग खाली 925 ही यूज़ करते हैं। जैसे सोने में हॉलमार्किंग होता है, ये भी 925 की मूर्ति है? ये भी 925 है। ये बड़ी घड़ी भी 925 925 यानी 92.5% उसमें चांदी रहती है और बाकी कॉपर हो। बाकी कॉपर रहता है। ओके, बिल्कुल सही बात है। सर इसकी रीसेल वैल्यू, मैं अगर इस गणपति को खरीदता हूँ 6.5 लाख में, अगर अगले साल आता हूँ 1.25 जब दाम हो गए, जैसा आपने कहा कि 1.25 हो जाए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम कर सकते हैं, मुनाफा वसूली। तो अगर मैं इस गणपति की मूर्ति को वापस आपके पास रीसेल के लिए
लेकर आता हूँ तो आप मुझे क्या भाव मैं देंगे? आपको एग्जांपल देता हूँ कि कहीं भी चांदी के बर्तन या कोई भी आप डेकोरेटिव पीसेस लेते हैं, उसमें आप वैल्यू एडिशन 10% से लेके 25% वैल्यू एडिशन देते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो और वापस देने जाओगे तो आपका लॉस 10% से 25% हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। मगर आप ये देखने जाए कि चांदी के बर्तन क्यों लेते हैं या चांदी के डेकोरेटिव पीसेस क्यों लेते हैं। अगर आपने चांदी के बार में इन्वेस्ट किया होता या चांदी के ब्रिक में इन्वेस्ट किया था, तो आपकी टेम्पटेशन हमेशा रहती है कि चांदी की 5,000 बढ़ गई, अपन चांदी बेच देते पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मगर जब आपके बर्तन होते हैं तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं, आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन रखते हो। तो इसलिए लोग काफ़ी जो पुराने काफ़ी कस्टमर्स हैं ताकि हमारे, वो आपको ई लिक्विड बना दे पूरी ई-लिक्विड क्योंकि बना दे। आप तो आमतौर पे मूर्ति लोग बहुत ही इमरजेंसी में ही बेचेंगे, बेचते हैं। कोई मूर्ति बेचता नहीं। मैं बेचता तो ये लोगों को समझाने के लिए कह रहा हाँ। था, लेकिन आमतौर पे चांदी की रीसेल वैल्यू आप कैसे तय करते हैं? मार्केट प्राइस पे देते हैं उनकी मार्केट purity प्राइस के अगर हिसाब समझ से? लो आज मेरे पास कोई मेरे से पुराना सामान लेके गया हुआ है, भले वो 30,000 में लेके गया, 50,000 में लेके गया है, चांदी का दाम आज 1 लाख रुपया है। तो 1 लाख और जो प्योरिटी है, प्योरिटी जैसे हमारी 92.5 होती है, 92.5 के हिसाब से पूरा पैसा रिटर्न मिलता है। बिल्कुल, तो ये हुई ना बात, क्योंकि आपको रीसेल वैल्यू आप जो बेचने आते हैं, जो मार्केट प्राइस है आपके प्योरिटी के हिसाब से उसी प्राइस पर ये दे देते हैं। ये तो आपसे खरीद कर जो ले गए हैं, हाँ। और जो किसी और ज्वेलर से खरीदने होंगे उनके देखो लिए? अभी ये चांदी में क्वालिटी इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी बड़े शहरों के अंदर आपको 9 to 5 क्वालिटी मिलती अगर है। वो सर्टिफिकेट के साथ आते हैं, हॉलमार्क की सर्टिफिकेट तो के साथ, यूजुअली आपको कभी कभी धोखा नहीं होएगा, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होएगा तो हो सकता है आपका जो वैल्यू एडिशन है उसने अगले वाले ने आपको 25% की जगह 35% चार्ज किया होगा, डिपेंडिंग हर एक स्टोर के देखो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, तो बिल्कुल कॉस्ट के हिसाब से लगता है। मगर जो ओवरऑल हमने जो देख रहे हैं, चांदी की क्वालिटी इनिशिएटिव बहुत अच्छी चल रही है। सबसे बड़ा जो हमें जो दुख हो रहा है चांदी की पायलों में क्वालिटी बहुत नीचे होती है, जो एक बहुत ज़रूरी है कि चांदी को मैंडेटरी हॉलमार्किंग करे और उनकी क्वालिटी को ऊपर लेके आए। आपने जैसे कहा कि 9 to 5 में आप ज़्यादातर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या पायल को लेकर अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। हाँ। अभी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि वो पायल उनको कहीं से गिफ्ट में मिला था, तो 50% उसमें चांदी थी। चांदी की आप अगर एवरेज प्योरिटी देखने जाए पायल में, तो पायल में 30%, 40%, 50%, 60%। तो ये क्वालिटी लेकिन में आप जब चांदी बनाते हैं तो मेरे पास 9 to 5 9 to की है। मेरे पास 9 to 5 के अलावा करते नहीं है। और मेकिंग चार्ज कितना रहता होगा अगर पायल की अगर बात करें सर तो? पायल चार्ज हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपका जो मेकिंग चार्जेस का बैंड है 10 से लेके 25% का बैंड है। अगर डेकोरेटिव पीसी को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव पीसीज हो गया तो करीब करीब 35% तक जा सकता है। तो ये एक रेंज होती है उसके रेंज अंदर। वो उस तरह की मेकिंग चार्जेज होते हैं। मगर एक सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, जब चांदी की पायल या कोई खरीदता है लोग, तो उसके अंदर उसको नहीं मालूम है कि वो 30% माल ले रहा है कि 50% ले रहा है। वो चांदी के पूरे दाम लेके वो पीस लेता है, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है और जब वो बेचने जाता है तब उसको दुख होता है कि चांदी के भाव तो लाख रुपए हो गए, मगर मुझे आज भी पैसे पूरे नहीं मिल रहे। तो चांदी अगर कोई है, अगर कोई लेके आता है, तो आपके पास एक्सरे मशीन जैसे गोल्ड की रहती है तो प्योरिटी चेक हो जाती है, इनिशियल रिपोर्ट जो आ जाती है, हाँ, वो आप भी चेक करते हैं। ओके, उस तरह की पॉलिसी होती है। सर इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स के ही? जैसे आप ये देखेंगे, ये बालाजी की मूर्ति है, जी जी, ये भी करीब करीब 45 किलो की मूर्ति है। ओके, 45 किलो की ये बालाजी की मूर्ति है। हाँ। पूरी चांदी है 9 to 5 पूरी purity में है पूरी सर? 9 to 5 की है। जो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मूर्ति है, 45 किलो की है। और ये प्राइस में क्या ये होगा करीब सर? करीब है 60 लाख के आसपास। 60 लाख। तो इसमें मेकिंग चार्ज कितना परसेंट है? इसमें मेन जो बनवाई है, अगर आप भगवान की मूर्ति देखोगे, फीचर्स देखोगे, ज्वेलरी देखोगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड कार्विंग की हुई है। ओके। तो इसकी वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। ओके। नॉर्मल जो प्रोडक्ट समझ लो से इसकी 10 से 15% वैल्यू एडिशन और ज़्यादा लगती है, ओके, बिकॉज क्योंकि काम का बनवाई काफी का बारीक काम, हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी पूरी की तरह ये लगती है पूरी मूर्ति। सर अब बर्तन की बात कर लेते हैं। आम घरों में भी अब चांदी के ग्लास, चांदी के प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल होने लगे हैं। क्या लग रहा है ये किस प्योरिटी में बनती है जो चांदी? मेरे जितने बर्तन हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट का हाथ डालो, कहीं भी हाथ लगा तो 9 to 5 के। इंडस्ट्री में क्या बनती है? आप तो इंडस्ट्री के बारे में भी समझते होंगे। इंडस्ट्री में भी बर्तन काफ़ी हद तक 9 to 5 के रहते हैं। ये जो तकलीफ आती है ना, जहाँ पे छोटे शहरों में या पे जहाँ पे लोग क्वालिटी समझते नहीं है। आज की रेट में काफ़ी शहरों के अंदर लोग जैसे गोल्ड को मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो गया, तो कस्टमर समझने लग गया है कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है। वो चला के मांगता है भाई ये चांदी में हॉलमार्किंग है कि नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि चांदी को मैंडेटरी हॉलमार्किंग करें, ताकि कस्टमर को कभी धोखा नहीं हुए, उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर हॉलमार्किंग होगी तो कस्टमर्स को उसका बहुत फायदा होगा और एक ट्रांसपेरेंटली ऑर्गेनाइज बिजनेस होगा। सर अब बात कर लेते हैं, अगर चांदी के हमारे पास पुराने ज़माने के दादी के, नानी के दिए हुए काफ़ी ऐसे
से बर्तन ग्लासेस रहते हैं वो काले पड़ जाते हैं। चांदी की क्या, चांदी जो प्योर चांदी है 925 वाली ग्रेड वाली, क्या वो वाकई काला पड़ती है क्या? सी लोगों को काफ़ी एक रहता है कि चांदी काली पड़ गई मतलब प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। हाँ हाँ। ये लोगों को काफ़ी दिमाग में रहता है, मगर नहीं, चांदी काली पड़ती है, प्योर ओके। चांदी काली पड़ती है। काली पड़ने के काफ़ी रीज़न होते हैं, मॉइस्चर, कैसी एयर है, आप दरिया किनारे तो ज़्यादा जल्दी काला पड़ेगा। हाँ तो काला पड़ना एक इसका एक मेटल का एक फीचर्स है, तो होने ही वाला है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ख़राब है। ओके। अभी जैसे ये थाली बनती है हमारी, हाँ हाँ। ये- लेकिन फिर उसको उसी फॉर्म में लाना, प्योर फॉर्म में इसी तरह से चमक जाता। बरकरार रखने के लिए फिर क्या करना चाहिए उनको? पॉलिश कर लो आप, रेगुलर रोज यूज़ किस तरह की पॉलिशिंग होती है नहीं, आमतौर आप पे? अगर समझ लो बर्तन को रेगुलर यूज़ करते हैं और उसको रेगुलर अपने बाकी बर्तनों की तरह धोते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओके। तो उस चमक रहती है, ओके, ठीक चमक है, रहती चमक रहती है, चांदी का कलर रहता है उसका। ओके। और भी कुछ इंसाइट्स जो आप देना चाहेंगे चांदी के मार्केट के बारे में, क्योंकि इस बार की दिवाली चांदी वाली जैसा हमने कहा था, तो हम चाह रहे हैं कि पूरी तरह से चांदी पे फोकस्ड हमारा ये शो हो। सो एक हमने बहुत अच्छा ट्रेंड देखा है लास्ट एक साल के अंदर, हाँ हाँ। पैन इंडिया हाँ हाँ। होलसेलर्स में और रिटेलर्स में चांदी को लेके उत्साह बहुत ज़्यादा है। हाँ, हाँ। काफ़ी लोगों को चांदी के स्पेशलाइज्ड स्टोर खोलने हैं। हाँ हाँ। ओके। सिल्वर ज्वेलरी की काफ़ी बड़ी डिमांड है। अगर ओके। गोल्ड के प्राइसेस इस तरह पे रहते हैं, हाँ हाँ। तो आपको समझ लो कि चांदी की ज्वेलरी का डिमांड और बढ़ने वाला है। वैसे भी चांदी की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड ऑल टाइम हाई पे चल रही है। हाँ, पर हाँ। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, लोग चाहेंगे कि सोने की ज्वेलरी, सोने की जगह चांदी की ज्वेलरी पहन ले। ओके सर, अब बात करते हैं बार की क्वाइंस की। बार क्वाइंस अगर कोई चांदी की खरीदता है तो उसमें मेकिंग चार्ज क्या होता है? 100 ग्राम या कितने ग्राम के हिसाब से आप लोग तय करते सी हैं? देखो, बार और कॉइन में हम लोग मेकिंग चार्जेस बहुत कम रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे स्टोर में रहते हैं, अंदाज करीब वैल्यू एडिशन होता है 4% से लेके 5%। ओके, 4 से 5%। चलिए, तो ये अच्छी बात है। जब भी आप बार कॉइन खरीदें 4 से 5% से ज़्यादा कोशिश करें मेकिंग चार्ज पे आपका खर्च ना हो। सर, अब बात कर लेते हैं भाव को लेकर। चांदी के भाव अगर मैं खरीदने आ रहा हूँ सिल्वर एम्पोरियम में, तो क्या भाव देख कर आऊँ, कहाँ से देख कर आऊँ, और ये सही भाव है कि नहीं है मुझे कैसे पता लगेगा? मैं आम आदमी हूँ। सी देखो, चांदी की प्राइस एक सबसे बड़ा चांदी, एक इंडिया है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर का मार्केट है कंजम्पशन के लिए, बर्तन और ज्वेलरी के लिए। हाँ। मगर इसमें कोई भी नेशनल बॉडी नहीं है चांदी की जो प्राइस तय करती है। ओके। हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर एक रीजनल बॉडी है जो बोर्ड रेट नक्की करती है कि सिल्वर की प्राइसेस और गोल्ड की प्राइसेस क्या होती है। वो बेस प्राइस होता है हर एक स्टोर के अंदर प्राइस। ओके। ओके सर, चांदी के अंदर कौन कौन से ग्रेड होते हैं जो आम तौर पे यूज़ होते हैं इंडिया के मार्केट में, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ज्वेलरी मांगे? हाँ, मैं आपकी नहीं बात करूँ, आप तो सब 925 में बनाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में क्या चलती है? ज्वेलरी के लिए क्या ग्रेड, डेकोरेटिव आइटम के लिए क्या ग्रेड, घरों के बर्तनों के लिए, पूजा सेट के लिए क्या ग्रेड, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। चांदी की ओवरऑल ग्रेड्स में देखने जाए ना, तो सबसे ज़्यादा जो चलता है वो 925 चलता है। ओके। एक और जो ग्रेड है वो 80% का भी एक ग्रेड होता है। ओके। एक ग्रेड होता है 95% का और 999 का। ये 4 ग्रेड्स होते हैं, ओके। तो उसमें काफ़ी कुछ सामान मिल जाता है। उसके नीचे किस तरह की ग्रेड की बात करनी नहीं चाहिए कि बिकॉज आप ये 4 ग्रेड के अंदर कभी भी मांगो तो बोला कि मुझे हॉलमार्किंग करा दो। अगर मेरा प्योरिटी 80% का, पर 80% का भी हॉलमार्किंग, आप 80% का हॉलमार्किंग करा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हॉल मार्किंग की प्रक्रिया कैसे होती है? कैसे हम हॉल मार्किंग करते होंगे सर? सी हॉलमार्किंग में जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, हाँ। उसके बाद में हम लोग थर्ड पार्टी BAS हॉलमार्किंग सेंटर पे भेजते हैं और वहाँ पे हम हॉलमार्किंग करके वापस आते हैं। ओके। जैसे मैंने गोल्ड हॉल मार्किंग की क्लास हमने की थी, तो उसमें था पहले एक्सरे मशीन से हमने उसकी प्योरिटी चेक की, फिर उसकी एक टुकड़े निकाल के XRF होता है। हाँ, फिर उसके बाद उस पूरे प्रोसेस से निकला कि ताकि हर हिस्से की जांच पूरी तरह से हो। क्या वही प्रोसेस चांदी के लिए भी है? जैसे सोने की होता है वैसे चांदी का प्रोसेस। अगर मैं चांदी आपसे हॉलमार्क चांदी के, आप तो हॉलमार्क वाले ही चांदी बेचते हैं, कोई अगर हॉलमार्क करवाना चाह रहा है तो क्या उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं हॉलमार्किंग के सी लिए? हॉलमार्किंग का चार्ज जो BIS ने बहुत नॉमिनल रखा है, वो खाली 35 रुपीज़ पर पीस का है। पर पीस का? कितनी भी बड़ी पीस हो, पीस मतलब साइज से, वेट से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना नहीं है। और 35 रुपये एक नॉमिनल चार्ज है, आप कोई भी प्रोडक्ट में हॉलमार्क कर लो, और वो 35 रुपये के अंदर आपका, अगर आपकी प्योरिटी की गारंटी हो जाती है तो उससे अच्छा क्या काम होगा। ओके। तो ये थी चांदी की पाठशाला। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को गाइड किया, क्योंकि चांदी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में। आपने हर तरीके से भाव से लेकर, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से लेकर, और साथ ही मेकिंग चार्जेस से लेके, रीसेल वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और हमारे दर्शकों को चांदी के बारे में काफ़ी जागरूक किया। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम लगातार मेटल्स को लेकर, गोल्ड सिल्वर को लेकर, डायमंड को लेकर जागरूकता बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।
हम हैं देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट झवेरी बाज़ार में मुंबई में, जहां पर हम बात कर रहे हैं ग्राहकों का मूड किस तरह का है, B2B किस तरह का मूड है। हमने अपने B2C मूड की भी बातचीत की, वहां पर कंज्यूमर्स का किस तरह से मूड है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटीज़ में किस तरह का मूड है, तो ज्वेलरी मार्केट में वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं यहाँ पर श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्रा की यूनिट में, जो B2B डील करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। पूरी टीम उनकी हमारे साथ यहाँ पर है, मार्केटिंग हेड, ऑपरेशन हेड और साथ ही कंपनी के चेयरमैन हमारे साथ चेतन थाडेश्वर है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चेतन जी, जिस तरह से अचानक से भाव बढ़ गए गोल्ड के, सिल्वर के, इससे अचानक से डिमांड को लेकर चिंता हो गई। पिछले साल हमने देखा था दिवाली के आसपास 70-72 के आसपास गोल्ड हुआ करता था, वो 60 के आसपास हुआ करता था, वो गोल्ड अब बढ़ के 78,000 के आसपास है। क्या लग रहा है आपको, क्या उससे डिमांड पर कुछ असर हुआ है क्या? विश्वमोहन जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ग्राहकों को आज ये पता है कि सोना हर साल मुझे 10 से 12% महंगा होना ही है, तो वो अपने आप में थोड़ा प्रिपेयर ही रहते हैं। यानी कि अगर लड़कियों के जो फादर मदर होते हैं वो पहले से ही तय कर लेते हैं कि हम सोना अभी से इकट्ठा करने लगे, क्योंकि सोना महंगा होगा और ये होते ही जा रहा है। जैसे आप भी देख रहे हो, इतने इंटरव्यूज़ करते हो कि सोना हमेशा हर साल आपको 10% का इजाफा हमेशा मिलेगा। अब मैं बात करूंगा अब कि इस भाव के अंदर माहौल क्या है। अब मेरा काम है मंगलसूत्र का, तो मैंने इस सीज़न के अंदर ये मैंने पाया है कि वेट वाइज भी हमने इजाफा किया है, ना कि सिर्फ वैल्यू वाइज, क्योंकि भाव इतने बढ़ जाने से वैल्यू तो डेफिनेटली बढ़ती है, बट वेट वाइज भी हमने इसके अंदर जो इंक्रीमेंट देखी है वो भी कमाल की है। मैंने कुछ सैंपल्स भी जैसे आपके यहाँ पे रखे हैं कि दिवाली के ठीक 10-12 दिनों के बाद शादियाँ शुरू हो जाएगी, तो वो शादियाँ मई महीना तक चलेगी। तो हमने हर आने वाली शादी, यानी कि एक डेटा से पता चला है कि 48 लाख शादियाँ इंडिया में होने जा रही है। तो शायद हम प्रोडक्शन वाइज भी कैसे पहुंचेंगे, मैं तो उस चीज़ की सोच में हूँ। मतलब इस तरह की, इस लेवल की डिमांड है मंगलसूत्रा को लेकर। 100% सर, क्योंकि ये जो देव दिवाली के ठीक 11 दिन के बाद जब आएगी, तो जब शादी की परचेसिंग के लिए लोग निकलेंगे तो सबसे पहला ज्वेलरी खरीदना होता है, वो होता है मंगलसूत्र के अलावा 2-3 और चीज़ें होती है, ढोलना, टीके के तौर पे एक होता है, क्या वो भी प्रोडक्ट आप लोग B2B में डील करते हैं? जी नहीं, हम सिर्फ मंगलसूत्र में डील करते हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ है मंगलसूत्र की, और मंगलसूत्र आज ऐसा हो गया है कि सारी कम्युनिटी में पहनने लगे। जैसे आपने 2-3 चीज़ों का नाम लिया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट वो कम्युनिटी वाइज। बट मंगलसूत्र आज ऐसी चीज़ हो गई है कि उसके बगैर शादी आज नामुमकिन सी हो गई है। अक्रॉस द कम्युनिटी, मतलब हर कम्युनिटी में ये पहना जा रहा है। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, क्या लोग प्रेफर कर रहे हैं? क्या लाइट वेट मंगलसूत्र ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो डेली वेयर में भी पहन सके, या हेवी मंगलसूत्र की डिमांड ज़्यादा है? ये रीजन टू रीजन अलग अलग चीज़ें चलती हैं। इवन इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि भाव अगर ज़्यादा होने पे लोग क्या करते हैं कि लाइट वेट पे फोकस ज़्यादा करते हैं। जो रेगुलर पहनने के जो पीसीज होंगे वो लोग लाइट से लाइट पसंद करते हैं। जैसे ऑफिस गोइंग जो वुमेन्स होती हैं या घर में नॉर्मल पहनने के लिए वो एकदम जितना लाइट हो सके, क्योंकि दाम भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। बट जब बात शादियों की आती है, आज लोग 4-5 लाख की शेरवानी ले लेते हैं, तो जब शादियों की बात आती है तो वो लोग तभी वज़न नहीं देखते, तभी उस चीज़ का लुक देखा जाता है। तो हमने उसके लिए इस बार का जो कलेक्शन है वो हमारा सबसे बेस्ट कलेक्शन है ये मेरे कार्यकाल के मंगलसूत्र में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ यूनिक कलेक्शन। इसके अंदर हमने लोएस्ट टू हैवीएस्ट, मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि क्योंकि मुझे कभी 30,000 का भाव भी बहुत हैवी लगता था, 40 हो गया तो मतलब उससे ज़्यादा तो अभी रेंज क्या है लोएस्ट में? जो ये लाइट वेट वाली जो मंगलसूत्र होगी उसके कहाँ से शुरू होते हैं? मैं B2B प्राइस की बात कर रहा हूँ। मैं अगर वेट की बात करूं तो मंगलसूत्र लगभग 3 से 4 ग्राम से शुरू हो जाते हैं, तो 200 ग्राम तक के मंगलसूत्र एकदम फ्लुएंटली बिकते हैं। ओके, लेकिन उसमें तो जो ये गोल्ड की मात्रा कितनी रहती होगी? 100% में गोल्ड की बात कर रहा हूँ सर, नेट गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए आपके और टीम मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले आप मार्केटिंग में हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, आपके जो क्लाइंट्स हैं उसमें देश की लीडिंग जो ज्वेलरी कंपनियां हैं, तनिष्क से लेके मुझे लगता है सारी बड़े ब्रांड्स भी आपके यहाँ से मंगलसूत्र खरीदती हैं। क्या किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उनकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है? क्योंकि वो कंज्यूमर के नर्व्स को पहचानते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट लेके आपके पास आते होंगे, वो क्या चाह रहे हैं?
सभी जो टॉप रिटेलर्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हैं, उनके यहाँ वेडिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उनका वेडिंग बिजनेस से काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन उनको रिटेलर्स को अचीव होता है एज एन सेल्स। तो उनके वहाँ पे वेडिंग ज्वेलरी, जो वेडिंग मंगलसूत्र है, वो ज़्यादा कलेक्शन डिमांड में है। और वेट वाइज वो कितना रहता होगा वेडिंग की जो वेडिंग के लिए जो मंगलसूत्र आम तौर पे बनता होगा? मैं अलग नीश क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉमन लोग ज़्यादातर जो खरीदते होंगे मंगलसूत्र, वो वेट आमतौर पे कितना रहता होगा? ये 5 ग्राम से लेके गोइंग अप टिल 100 ग्राम्स तक जाता है। वैसा रहता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन हर एक वेडिंग में कैसा है। ये मंगलसूत्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिडिल क्लास लोग भी पहनते हैं और द अपर मिडिल क्लास एंड HNIs, एवरीबडी वेयर्स दिस। तो इसमें जब हम ये बात करते हैं तो जो मिडिल क्लास पर्सन है वो कम वेट का प्रीफर करते हैं, लेकिन वी हैव अ बेस्ट ऑफ डिज़ाइंस उस कैटेगरी में भी। तो हर कैटेगरी में हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो रिटेलर अपने ग्राहकों के लिए खरीद सकता है। ये आप ऑपरेशंस यहाँ पे डील करते हैं, क्या लग रहा है? जो एक तो प्योर गोल्ड की भी मंगलसूत्र आते हैं और मिक्सिंग के साथ आप जड़ाव या अलग तरह की मोतियों के साथ भी लेकर आते हैं, तो क्या किस तरह का रेंज होता है आमतौर पे मंगलसूत्र में? सबसे पहले मैं सभी आपके विजिटर्स को हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूँ। उसके बाद रेंज हर एक प्रकार की इसमें आपको मिल जाती है। जैसे सर ने भी कहा कि रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 10 ग्राम्स गोइंग अप टू अराउंड 200 ग्राम्स। तो जो हम मेन हमारा वेडिंग कलेक्शन और इस तरीके की जो हम लोग एंटीक कलेक्शन जिसको हम कहते हैं, जो वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा उसमें पहना जाता है, तो दैट रेंजेस समवेयर अराउंड 50 ग्राम्स टू एनीवेयर बिटवीन अप टू 150 ग्राम। प्राइस आमतौर पे क्या रहते होंगे, क्या किस रेंज से शुरू होते होंगे? See, pricing, as we said, it is we talk about grams. So main it is about B2B. जब हम बात करते हैं as a manufacturer, we always speak about grams. कि कितने ग्राम के अंदर ये ज्वेलरी बनती है। तो जैसे मैंने कहा कि करीबन 50 ग्राम से लेके 150 ग्राम के अंदर जनरली ये रेंज की ज्वेलरी बनती है। जो मंगलसूत्र इस शादियों के सीजन में खरीदना चाह रहे होंगे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या ध्यान में रखना चाहिए उनको? ऐसी 2-3 चीज़ें ऐसी बता दीजिए, गोल्डन टिप्स दीजिए उनको। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सीजन वाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर एक टाइम पे जो सीजन में शादी होती है उसी टाइम पे वो लोग को जो अच्छा लगे वही टाइम से वो खरीद करते हैं। उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जो शादी में पसंद आया, छोटे से लेके छोटा भी लेते हैं, बड़ा भी लेता है, लेकिन दोनों चीज़ लेते हैं। छोटा भी पहनते हैं, उसके ऊपर बड़ा भी पहन लिया, तो शादी के लिए दोनों जरूरी है। ओके सर, खरीदारों को चेतन जी ये उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए खरीदारी के वक्त? आमतौर पे मैं सिर्फ, आप तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जगहों पे बहुत तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है जब आप खरीदने जाते हैं किसी ज्वेलर के पास। मैं B2C की बात कर रहा हूँ, तो क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? ऐसे कुछ टिप्स दे दीजिए ग्राहकों को। बहुत सिंपल सी बात है इसमें कि जैसे HUID एक तो मैंडेटरी हो गया है, तो कोई भी ज्वेलरी खरीदें 100% HUID हॉलमार्क को देख के ही खरीदें। और रही बात रेट्स की, इट इज़ वेरी ओपन, वो कहीं से भी आपको पता चल जाता है कि गोल्ड का रेट क्या होता है, तो पता करके जाएं। और बाकी की चीज़ें ऐसी हैं कि लेबर चार्ज, अब लेबर चार्ज इट इज़ वेरी करता है तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ओके कितना, किस तरह का हैंडीक्राफ्ट है, किस तरह की डिज़ाइन है, उस पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली, तो जैसे आपने बताया ना, जो रोज़मर्रा पहनने की ज़िंदगी तो वेरी फॉर्मल चीज़ें होती हैं, उसकी लेबर कम होती है। अब जैसे आपने बताया मोतियों के जड़ाव का या उस तरीके की जो प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स उसके अंदर लगे हुए रहते हैं, तो डेफिनेटली उसके मेकिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वो चीज़ भी वैसी होती है। तो गोल्ड की अगर आप बात करें तो हमारा इंडिया के अंदर बिज़नेस इतना ऑर्गेनाइज हो गया है कि HUID मैंडेटरी होने से इतना सिस्टमेटिक काम हो गया कि आप कोई भी शोरूम से अगर आप ख़रीदते हो, अगर वो HUID किया हुई ज्वेलरी है, तो आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको रेट और लेबर, बस उसी को आपको ध्यान में सही बात है, बहुत ही ऑर्गेनाइज हो गया मार्केट। लेकिन सर, अब ऑर्गेनाइज मार्केट के साथ साथ जब चीज़ें बात जड़ाऊ की आती है, जब स्टोन्स लगने की बात आती है, मोती लगने की बात आती है, तो उसका ब्रेकअप देखना बहुत ज़रूरी होता है ग्राहकों को, क्योंकि ग्राहक उसको पता नहीं लग पाता है कि इस स्टोन्स की क्या कीमत है। हमें क्या पता, गोल्ड तो ट्रांसपेरेंट है, मैं कहीं से भी रेट देख लूँगा, लेकिन इसके रेट कैसे तय होते होंगे? इसके लिए तो कोई रेगुलेटर है नहीं। मैं तो ऐसा कहूँगा कि द ज्वेलर्स कम्युनिटी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट कम्युनिटी आज की तारीख के अंदर, क्योंकि एक ही चीज़ ऐसी है कि जो आज वो बेचते हैं, कल उन्हीं को उसको वापस लेना है। ओके तो सर, इसके हर स्टोन्स के, हर मोती के आप लोग ब्रेकअप बिल में बना के देते होंगे? डेफिनेटली, एक रिटेलर्स के लिए हिसाब से 100% इसकी लेबलिंग के ऊपर हर एक चीज़ नेट रोज की डिफरेंट बाइफर्केशंस होती हैं, और सेम वे वो कस्टमर को आगे पास ऑन करते हैं।
और जब भी वो कस्टमर साल 2 साल 10 साल जब भी वापस लाएगा तो उसके टर्म्स के हिसाब से वो डेफिनेटली उसको वापस भी लेगा। अब जैसे प्रेशियस स्टोन्स होंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, और अगर वो सेमी प्रेशियस है या इमिटेशन है। तो रीसेल के दौरान क्या इस स्टोन्स की भी वैल्यू मिल पाती है क्या? मैंने आपको बताया प्रेशियस स्टोन्स की डेफिनेटली वैल्यू मिलती है। अगर आप इमिटेशन एप्रिसिएशन या जो भाव में आपने खरीदा है 2 साल बाद भी उसी भाव में बेचना पड़ेगा? प्रेशियस में तो डेफिनेटली आज समझो कि आप अनकट डायमंड की बात कर लो या कोई भी ऐसी प्रेशियस आपने स्टोन्स लगाए हैं तो कस्टमर डेफिनेटली बड़ा ब्रिलियंट या होशियार है कि अगर उस चीज़ का भाव बढ़ गया है तो डेफिनेटली पुराने भाव से तो लेगा नहीं। जैसे सोने का भाव भी बढ़ गया है तो नए भाव से ही पैसा लेगा। सेम वे प्रेशियस चीज़ों के अंदर बढ़े हुए दाम या घटे हुए दाम के हिसाब से उसका वैल्यू बनती है। शुक्रिया चेतन जी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि खरीदारी करते समय क्या क्या ध्यान रखें। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, गोल्ड का मार्केट तो ट्रांसपेरेंट है। अब कोई भी अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर उसमें कोई स्टोन्स लगे हो, मोतियाँ लगी हो, तो उसके भी प्राइसेस के बारे में पता कर ले, उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, मेकिंग चार्जेस के बारे में पता कर ले, फिर आप खरीदारी करें ताकि आपको शादियों के सीज़न में और त्योहारी सीज़न में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।